अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपने दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लिए थे, एक था मीटर रूल और दूसरा वर्नियर कैलिपर। थर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट इंतहाई छोटी रीडिंग ले सकता है, यानी ये वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल से ग्रेटर एक्यूरेसी आपको दे सकता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट एज कंपेयर टू मीटर रूल एंड वर्नियर कैलिपर और ज़्यादा कम है। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। दैट्स वाई इट कैन गिव मोर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर एंड मीटर रूल। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि स्क्रू गेज कैसा इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज स्टूडेंट कंसिस्ट करता है यू शेप मेटल फ्रेम के ऊपर, यानी ये आपके पास यू शेप का मेटल फ्रेम है। इस यू शेप के मेटल फ्रेम के एक एंड के ऊपर स्टड लगा होता है और इसी यू शेप मेटल फ्रेम के दूसरे एंड के साथ एक फिक्स्ड पोर्शन होता है जिसको आप स्लीव या हॉलो सिलेंडर कहते हैं। इस स्लीव या हॉलो सिलेंडर के ऊपर स्टूडेंट मेन स्केल मार्क होता है, ये आपके पास मेन स्केल होता है। और मेन स्केल बेसिकली जिस लाइन के ऊपर प्लॉटेड होता है उस लाइन का नाम इंडेक्स लाइन होता है, और ये आपके पास हो जाएगी इंडेक्स लाइन। स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, इस पोर्शन का नाम थिम्बल होता है। अब आते हैं इसकी मजीद कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो यू शेप मेटल फ्रेम का ये पोर्शन भी फिक्स है और ये पोर्शन भी फिक्स है, लेकिन ये जो थिम्बल होता है ये रोटेट हो सकता है, यानी अगर आप इस एंड को यहाँ से रोटेट करवाते हैं तो ये थिम्बल इस फिक्स पार्ट के ऊपर रोल होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप स्पिंडल कहते हैं ये भी रोल करता है। यानी अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि जब मैं यहाँ से रोटेशन करवाऊंगा तो ये थिम्बल मूव करेगा इस फिक्स स्लीव के ऊपर, और साथ ये फिक्स स्लीव मूव नहीं करेगा, और इसकी रोटेशन के साथ एग्जैक्टली ये स्पिंडल भी उसी तरीके से मूव करता जाएगा। अब स्टूडेंट थिम्बल को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। थिम्बल के अंदर थ्रेड्स मौजूद होते हैं। इन थ्रेड्स में जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, यानी जो थिम्बल के अंदर थ्रेड्स मौजूद हैं, दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और उसी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को इस स्क्रू गेज की हम लोग पिच भी बोलते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ थिम्बल्स इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब आप ये चीज़ इमेजिन करें कि जब मैं यहाँ से 1 कंप्लीट रोटेशन दूंगा तो ये थिम्बल 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा। इस कंप्लीट रोटेशन की वजह से ये थिम्बल मूव करेगा इंडेक्स लाइन के ऊपर 1 मिलीमीटर आगे की तरफ। ये ऐसा क्यों होता है? यानी जब मैं इसको यहाँ से रोटेट करवाऊंगा तो ये थिम्बल जब कंप्लीट अपनी रोटेशन करेगा तो कंप्लीट रोटेशन से ये इस हॉलो स्लीव के ऊपर आगे की तरफ मूव करके 1 मिलीमीटर ही क्यों आएगा? क्योंकि इस स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर थी, यानी इसके दो स्पिंडल के दरमियान जो डिस्टेंस था, जो दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो भी 1 मिलीमीटर था। दैट्स वाई ये 1 मिलीमीटर ही आगे मूव करता है जब आप इसको कंप्लीट रोटेशन देते हैं। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी ये 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा आपको मेजर करके दे सकता है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। स्टूडेंट थिम्बल के ऊपर जो ये पोर्शन बना हुआ है, इस पोर्शन को आप कहते हैं सर्कुलर स्केल। जब मैं यहां से कंप्लीट रोटेशन दूंगा तो सर्कुलर स्केल भी रोटेट करना शुरू कर देगा, और सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन होती हैं। जी स्टूडेंट, दोबारा इस चीज को इमेजिन करें, जब मैं यहां से इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये थिम्बल रोटेट करेगा। थिम्बल रोटेट करने की वजह से ये सर्कुलर स्केल भी रोटेट करेगा, और जब मैं इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन दूंगा तो सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन मूव होंगी, और 100 डिवीजन मूव होने के बाद
ये पूरा थिम्बल मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के ऊपर 1 मिलीमीटर आगे मूव करके आएगा। यानी यहां पर 1 मिलीमीटर फर्दर 100 डिवीजन में डिवाइडेड है। 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा आप देख सकते हैं इस सर्कुलर स्केल के ऊपर। इन अदर वर्ड अगर आप देखें तो जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो 0.01 मिलीमीटर होता है। यानी ये 1/100 मिलीमीटर रीडिंग ले सकता है, जो कि बेसिकली इक्वल होती है 0.01 मिलीमीटर के। फर्दर स्टूडेंट लीस्ट काउंट का हम फार्मूला देख लेते हैं। जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है उसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपके पास पिच ऑफ स्क्रू गेज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और अभी आप लोगों ने देखा था कि थिम्बल के अंदर जो दो थ्रेड्स होते हैं उन दोनों कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर होता है, जो कि इस पूरे स्क्रू गेज की पिच होती है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज को मैं क्या पुट करूंगा जी 1 मिलीमीटर, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर वो 100 होती हैं। तो 1 डिवाइड बाय 100 आपके पास कितना आ जाता है 0.01 आ जाता है। यानी 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है इस स्क्रू गेज का। 1.7 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड है, यानी स्क्रू गेज का न्यूमेरिकल है। 1.7 न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास ऐसा स्क्रू गेज मौजूद है जिसका सर्कुलर स्केल जो है वो 50 डिवीजन के ऊपर कंसिस्ट करता है, और उस स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो आप ये बताएं कि उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। यानी अगर आप देखें तो अभी आपने पढ़ा था कि लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का किसके इक्वल होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्टूडेंट जो अभी इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग स्क्रू गेज डिज़ाइन किया गया है उस स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है, यानी थिम्बल के साथ जो सर्कुलर स्केल अटैच है वो सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन के ऊपर कंसिस्ट करता है, और उसके थिम्बल के अंदर जो थ्रेड्स मौजूद हैं उन दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मिलीमीटर है। यानी जो इस स्क्रू गेज की पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो 0.5 मिलीमीटर को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो कि 50 हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 50, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और अगर आप इसी 0.01 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप एक और जीरो यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, यानी 0.001 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। और इस स्क्रू गेज जो आपको न्यूमेरिकल में बताया गया है उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में इतना होगा और मिलीमीटर में ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि आप स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कैसे चेक करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता था, सिमिलरली स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। ज़ीरो एरर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 किस्म की डायग्राम्स बनाई हैं। फर्स्ट जो स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज की इंडेक्स लाइन यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, सेकंड स्क्रू गेज की इंडेक्स लाइन भी यही है, और थर्ड स्क्रू गेज की इंडेक्स लाइन भी आपके पास यही है। स्टूडेंट इंडेक्स लाइन का ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये फर्स्ट रीडिंग है। अगेन ये ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये भी सर्कुलर स्केल है और ये भी सर्कुलर स्केल है और ये भी आपके पास सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस वक्त एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ज़ीरो ऑफ मेन स्केल के साथ, यानी ये दोनों आपस में आमने सामने हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन स्केल का ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे तो अब भी ज़ीरो मीट ही नहीं हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं
कि सर्कुलर स्केल का जीरो अभी अप्रोच नहीं किया उसने किसके, मेन स्केल के जीरो के साथ। यानी अगर आप इसको और क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो तब ये यहाँ से रोटेट होकर 10 के बाद ये ऊपर रीडिंग जाएगी, शिफ्ट होगी। 10 जब 15 की जगह पर जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, जब 10 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी अगर आप देखें तो ये जो 0 है सर्कुलर स्केल का, ये अभी अप्रोच ही नहीं हुआ मेन स्केल के जीरो के साथ, तो इस वक्त जो जीरो एरर है वो आपके पास पॉजिटिव है। और थर्ड केस में अगर आप देखें तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे गुजर चुका है, यानी वो पास हो चुका है, तो यहाँ पर जो जीरो एरर हो जाएगा वो आपके पास नेगेटिव होगा। अब जीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव तो कैसे देखते हैं वो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आप देखें कि जीरो एरर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर, अब आप यहाँ पर भी देखें कि कौन सी सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की लाइन के साथ मीट कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पर 20th रीडिंग जो है, यानी जो 20वीं रीडिंग है वो मेन स्केल के जीरो के साथ या मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँगा इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ जो कि वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर था, तो यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर है। जब हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.20 मिलीमीटर, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर है। अब थर्ड केस में अगर आप देखें तो 95 रीडिंग और जीरो के दरमियान कितना डिफरेंस है, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि 5 रीडिंग आगे पास हो चुकी हैं। तो फिर 5 रीडिंग को या 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01 मिलीमीटर है। तो आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आ जाएगा -0.05 मिलीमीटर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।